हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। अगर आपसे बोला जाए कि अपनी आत्मकथा लिख डालो, आप सोचेंगे आत्मकथा में अच्छा लिखूं, अच्छा बुरा लिखूं। बुरा बुरा कोई नहीं लिखेगा, मैं कैसे लिखूं? कोई मेरे बारे में बुरा पूछे या सुने या पढ़े, अच्छा नहीं लगेगा ना। आत्मकथा लिखने के लिए बोले तो शायद पेन चलते चलते रुक जाए, हम कुछ सोचने लगे, अपने जीवन में हम वापस जाएं और फिर वहाँ हम सोचना शुरू करें। होगा ना ऐसा? बस कुछ ऐसा ही यहाँ पर कवि को जब आत्मकथा लिखने के लिए बोला गया तो उन्होंने अपनी कविता ही लिख डाली कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं, क्या है मेरे जीवन में, कि मैं कुछ अच्छा क्या मैंने पाया है, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, लोग मेरी आत्मकथा को पढ़कर हंसेंगे, हंसी का पात्र मैं नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे आत्मकथा नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं कुछ अचीव ना किया हो, किया, लेकिन अपने जीवन को उन्होंने बहुत ही सामान्य बताया। तो आत्मकथा लिखने में कई बार इतना सोचना पड़ता है, कम ही लोग अपनी आत्मकथा इतने विस्तार से और अच्छा लिख पाते हैं। मैं क्यों ये बातें कर रही हूँ? तो कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का तीसरा पाठ है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है, और प्रसाद जी ने ये सारी बातें बोली हैं कि मुझे नहीं लिखना है आत्मकथा, मुझसे मत बोलो। तो जब भी हम पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय या लेखक परिचय को पढ़ते हैं। उनको जानना, समझना, पहचान लेना बहुत जरूरी होता है कि आखिर वो कौन है। तो 10वीं हिंदी क्षितिज आत्मकथ्य पाठ 3 में सबसे पहले आएगा कवि परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इस परिवार को सूचनी के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जो तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। प्रसाद जी ने काशी के क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू का अध्ययन किया, भाषाओं का अध्ययन किया। इसके बाद इनके माता पिता और बड़े भाई का असामयिक निधन हो गया, और युवा अवस्था, उनके निधन के बाद उनका जब विवाह हुआ होगा उस समय ही हुआ होगा, फिर निधन हुआ, और उसके बाद ही युवा अवस्था में ही इनकी पत्नी का भी निधन हो गया। पत्नी के निधन होने की चिर वेदना का प्रभाव इनके काव्य रचनाओं में दिखता है। जब उन्होंने कविताएं लिखी तो इन पर जो दुख की बरसात हुई थी, इन पर जो दुख की एकदम काले बादल छाए थे कि माता पिता की भी मृत्यु हो जाना, भाई की भी मृत्यु हो जाना, और बहुत कम उम्र में ही पत्नी की भी मृत्यु हो जाना, तो ये उनकी काव्य रचनाओं पर स्पष्ट रूप से ये दुख के प्रभाव दिखाई देता है। इनकी मृत्यु सन 1937 में 1937 में हो गई थी। अब कुछ इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्थात विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार की रचनाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। कविता, नाटक, उपन्यास, इन सभी में उत्कृष्ट रचनाएं हैं। और सबसे उनकी जो प्रसिद्ध और उत्कृष्ट रचना है वो है कामायनी। कामायनी, जैसे कामायनी का नाम आते ही जयशंकर का नाम आ जाता है, तो पहचान एक दूसरे की बन गए हैं। आधुनिक काव्य जगत की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। महाकाव्य है कामायनी। आधुनिक हिंदी की सबसे श्रेष्ठतम जो काव्य कृति मानी जाती है वह यह रचना है। इस रचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। अब खंड काव्य में इन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है। आंसू, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, नाटक है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमिनी, उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, कहानी संग्रह है आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो अलग अलग विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार है कि प्रसाद जी की सभी रचनाएं परिमार्जित हैं, पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने अपने काव्य में नारी को पराकाष्ठा तक पहुंचाया है। पुरुषत्व के मोह में नारी सत्ता को नगण्य मानने वाले पुरुष को इन्होंने समरसता लाने की सलाह दी। मतलब इन्होंने नारी की सुंदरता से ये प्रभावित नहीं हुआ कि कुछ भी नारी के बारे में लिख डाला, लेकिन नारी की सम्मानजनक बातों को पराकाष्ठा हद तक पहुंचाया है, और पुरुषों से बोला है कि तुम अपने पुरुषत्व के कारण नारी के स्वरूप को पहचान नहीं पाए, तुम्हें अपने पुरुषत्व का घमंड होता है। तो क्या कहते हैं, एक पंक्ति उनकी कविताओं की है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। मतलब तुम भूल गए हो, अपने पुरुषत्व के मोह में अंधे होकर तुम ये भूल चुके हो कि नारी का भी अपना एक अस्तित्व होता है, नारी भी अपना एक स्थान बनाए हुए है। नारी को तुच्छ समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इस तरह काव्य की सुंदरता नारी के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हुई है। काव्य की सुंदरता इसलिए नहीं कि नारी की उन्होंने रूप का, नारी के यौवन का, या नारी के कुछ ऐसे जैसे कुछ कवियों ने किया हुआ है नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन, तो इन्होंने नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं, नारी के अस्तित्व का वर्णन किया है।
आगे है, इनके काव्य में उपमा, अनुप्रास, रूपक, विरोधाभास अलंकारों का जिस तरह प्रयोग हुआ है वह सर्वदा नवीन है। इस तरह प्रसाद का जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावाद की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम कविता में दर्शनीय है। देखने योग्य है इनकी कविताओं में ये सारी बातें। इनकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार है। प्रसाद की रचनाओं में इनकी भाषा कहीं सहज, सरल, सुबोध है तो कहीं अति द्रूह है, जो कि कहीं कहीं एकदम टफ पड़ जाती है हमें। परिमार्जित संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है। छोटे छोटे वाक्यों में गंभीरता के दर्शन होते हैं। देश प्रेम की रचनाओं में ओज का प्रवाह है तो श्रृंगार रस के वर्णन में माधुर्य का प्रभाव है, दिखाई देता है। ओज प्रभाव है, जहां ये पुरुषत्व को ललकारते हैं वहां ओज दिखाई देता है। जहां नारी के रूप का वर्णन, नारी के अस्तित्व का वर्णन है, वहां श्रृंगार का भी स्वरूप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पाठ का सार है, जिस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार यह संसार नश्वर है। यह संसार, नश्वर का अर्थ क्या होता है? जो नष्ट हो जाए, तो संसार नश्वर है। वृक्ष की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं। इस संसार में महापुरुष हैं जिनके इतिहास के सम्मुख तो अपने जीवन कहानी हास्यास्पद लगती है। अब उन्होंने कहा है कि इस संसार में बहुत महापुरुष हुए हैं, बहुत ज्ञान, विज्ञान, न्याय, नीति, विनम्रता, सभी में महापुरुषों की तो कतार लगी हुई है। इतने महापुरुषों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी और यदि उनके सामने मैं अपनी आत्मकथा लिख डालूं तो मैं हंसी का पात्र होऊंगा और कुछ नहीं। फिर भी अपने हास्य पर जीवन वृत्त को लिखने का कौन साहस करेगा जिससे किसी को किसी प्रकार से सुख मिलने की संभावना ही नहीं हो? मतलब ऐसा कौन अपनी आत्मकथा लिखेगा कि पढ़ने वाले को कोई सुख का अनुभव ना हो, वो उसके ही दुख के सागर में डूबकर स्वयं को दुखी कर ले? ऐसी आत्मकथा कौन लिखना चाहेगा? मेरा जीवन रूपी रिक्त है, इसमें किसी को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा प्रसाद जी कहते हैं। मेरे जीवन में आया सुख स्वप्न के समान क्षणिक था। जीवन की गाथा ऐसी नहीं है कि सब रस लेकर सुने, मतलब जीवन की गाथा ऐसी नहीं है कि लोगों को आनंद की प्राप्ति हो। मेरे जीवन की व्यथाएं अभी सुप्त अवस्था में हैं, उन्हें जगाने का अभी समय नहीं आया है। मतलब मेरी जो व्यथाएं हैं, मेरे जो दुख हैं, दर्द हैं, वो अभी सुप्त अवस्था में है। मैं उन्हें जागृत नहीं करना चाहता, मैं उन्हें उजागर नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर कवि पाठ का सार बताया है और अब होता है पाठ का प्रारंभ। सुनिएगा ध्यान से। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो यहाँ पर मधुप भंवरे के लिए बोला गया है। मन का जो भंवरा है वो गुनगुना रहा है, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है कि जीवन कैसा है, मतलब कौन कहानी है अपनी की, कौन सी कहानी वो मन का भंवरा बोलेगा मेरे जीवन की। मुरझाकर गिर रही, जिस प्रकार पत्तियां पतझड़ में मुरझाकर गिर जाती हैं, मेरे जीवन का भी रस कुछ नहीं है। मेरे जीवन की पत्तियां भी धीरे धीरे मुरझा ही रही हैं। मेरे जीवन में आनंद नहीं है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, वो कह रहे हैं कि जब हम इस गंभीरता की जाते हैं, जब हम इस संसार की तरफ जाते हैं तो ऐसे कई इतिहास भरे पड़े हैं, कई जीवन इतिहास हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जब इतनी आत्मकथाएं, अच्छी अच्छी आत्मकथाएं लिखी हैं तो मतलब लोग अपनी आत्मकथा लिख के कई बार यह लोग करते ही रहते अपना, मतलब अगर मैं लिख डालूं तो लोग मेरा व्यंग में ही व्यंग करेंगे और मैं उपहास का पात्र बनूंगा। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तो वो हम लोगों से कह रहे हैं कि आप कह रहे हो आत्मकथा लिखूं, जब मेरे में लोग उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, कई लोगों की लोग हंसी उड़ाते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी दुर्बलताएं कह दूं। आप अपनी बीती, मतलब मुझ पर जो दुर्बलताएं हैं, मेरी जो कमजोरियां हैं, मुझ पर जो बीता है वो मैं सारा उसमें आत्मकथा में कह डालूं, जबकि मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। वो कह रहे क्या तुम सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा? मेरा जीवन जो दुखों से भरा हुआ है तो तुम्हें क्या मैं सुख दे पाऊंगा लिखकर? जब भी तुम देखोगे तो मेरी गागर अर्थात मेरा जीवन खाली ही पाओगे। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन पंक्तियों के बाद इनका अर्थ देखते हैं। कवि अपने जीवन में, जीवन रूपी उपवन में
मन रूपी भ्रमर मतलब मन रूपी जो मधु भौरा है वो गुंजार करता हुआ जीवन की कहानी कह जाता है। कभी इतना तो जानता है कि उसके जीवन रूपी उपवन में घनी पत्तियां मुरझा चुकी हैं। कभी कह रहा था कि मेरे जीवन में कोई भी पत्ती खिली हुई नहीं है, सारी मुरझा चुकी हैं। अर्थात उसके उपवन में हरा भरा करने वाली, खुशियां देने वाली उसकी पत्नी अब उसके जीवन में नहीं है। उसकी जीवन साथी उसको छोड़कर चली गई है। इस अनंत विस्तृत आकाश में कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन वृत्त लिखा, अर्थात कई असंख्य कहानियां, कई असंख्य आत्मकथाएं इस संसार में उपलब्ध हैं, इस संसार में लिखी हुई हैं। उनसे यही प्रतीत होता है कि उन्होंने जीवन वृत्त लिखकर अपना उपहास किया। मतलब कई लोगों ने तो ऐसा लिखा है कि वो उपहास के पात्र बन गए। तो आपको क्या लगता है कि मैं अपनी कमियों को लिखकर उपहास का पात्र बन जाऊं? मैं अपने अभावों से भरे जीवन वृत्त को लिखकर उपहास का पात्र बन जाऊं? यह जानते हुए वन वृत्त हुए मित्रों द्वारा जीवन वृत्त लिखने के लिए कहे जाने पर कभी उनसे कहता है कि फिर भी तुम मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं लिख दूं, मैं अपनी कमजोरी लिख दूं अपनी आत्मकथा में। मेरे जीवन में क्या अच्छा है कि मैं लिख डालूं? मेरा जीवन तो कमियों से भरा हुआ है। जब मेरे जीवन की भावनाओं से रहित रिक्त मन के बारे में जानोगे, सुनोगे और देखोगे तो तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें दुख ही प्राप्त होने वाला है। अंतिम पंक्ति में था ना कि क्या सुख पाओगे तुम, तो क्या सुख मिलेगा तुम्हें मेरा विरक्त जीवन देखकर, मेरा खाली जीवन देखकर, सूनापन देखकर, दुख भाव देखकर? तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, आपको दुख ही मिलने वाला है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो यहाँ कवि ने अपनी उस दुख भरी व्यथा को व्यक्त किया है कि जब पत्नी थी और पत्नी के साथ बैठकर वो कैसी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, जीवन का आनंद प्राप्त किया करते थे। आज उनकी पत्नी नहीं है तो वो कह रहे हैं उन रातों को मैं कैसे याद करूं जब हंसने खेलने वाली हमारी मधुर चांदनी की रातें थी। किंतु कहीं ऐसा ना हो। अब यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि यदि आप मुझसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हो और मैं आत्मकथा लिख डालूं तो ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथाओं की उन बातों को तुम कहीं हंसी करके, कहीं तुम उसमें ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ऐसा ना हो कि उपहास जो करने वाले हो वो आप ही लोग बन जाओ। अपने जीवन की विरक्ता को हंसी का मुझे पात्र बनाकर उसको तुम पूरा भर लो। कहीं तुम ही तो नहीं हो मेरे उस रस को और खाली करने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब वो कह रहे कि मैं अपनी बात कहूं या मैं औरों की बात करूं, मैं खुद खाली हूं। उज्जवल गाथा, वो कह रहे मैं अपनी उस उज्जवल, मेरे जीवन में यदि कोई अच्छा क्षण था तो मैं उस कहानी को कैसे सुनाऊं और मधुर चांदनी रातों के बारे में कैसे बताऊं कि जब मैं खिलखिलाकर हंसते थे, जब हम बैठते थे तो हमारी बातों में हम एक दूसरे की बातों को सुनकर हंसते थे। उन भी अच्छी बातों को मैं कैसे अपनी आत्मकथा में कह दूं। तो आप सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कवि कितना दुखी है। जो लोग कवि से आत्मकथा लिखने के लिए निवेदन करते हैं, कवि उनसे कहता है कि मेरा जीवन तो विडंबनाओं से भरा हुआ है। यदि मैं अपनी विडंबनाओं को बताने लगा तो पूछने वाले कभी यह ना समझ लें कि उन विडंबनाओं का कारण हम ही हैं। ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप ही हमारी विडंबनाओं के कारण अपने आप को समझने लगो। मेरी रिक्तता को जानकर कहीं आप लोग यह ना समझ लें कि मेरी रिक्तता का कारण हम ही हैं, जो मेरे रस को समेट कर अपने जीवन में खुशियां भरते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं कई बार होता है ना, लोग अपनी बातें सुनाते रहते तो हम कहते यार क्या है, क्या हमने कभी इनके लिए ऐसा किया, ये हमें ही आके सुनाते हैं। तो कभी भी इसीलिए डर रहा कि ऐसा ना हो अगर मैं लिख दूं तो कहीं आप लोग ना समझ बैठो कि आपके कारण मैं दुखी हूं, कहीं ऐसा ना समझ बैठो कि आपके आनंद को हम ही महसूस नहीं कर पाए, हमने अपनी खुशियों से जीवन नहीं भर पाए। आगे है, कवि का जीवन इतना सरल रहा जो दूसरों के स्वभाव ही समझ सका है। इस तरह अपनी सरलता को बताकर कवि कहता है कि हंसी उड़ाने का अवसर वह नहीं देना चाहता। अपनी भूलों को जहां तहां धोखा खाया है उनको औरों के सामने प्रकट कर अपनी सरलता की हंसी उड़वाना उचित नहीं समझता। वो नहीं समझता कि मेरी जो भी बातें थी अच्छी या बुरी वो मैं लोगों के सामने दिखाकर हंसी का पात्र बनूं। ऐसी प्रवंचनाओं से भरे जीवन में क्षणिक
सुखों की मधुर चांदनी, रातों की उज्जवल गाथा को प्रकट करने का क्या औचित्य है। यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छे पल थे भी, कुछ अच्छे क्षण थे भी, तो मैं भी उसे अपनी आत्मकथा में दिखाना नहीं चाहता। क्या मतलब होगा उन अच्छे पलों को भी उस आत्मकथा में दिखाने का। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। वो कह रहे हैं कि कहाँ वह सुख मिला, मैंने सपने में देखा कि वो आ रही है आलिंगन करने के लिए, गले मिलने के लिए, लेकिन कहाँ वो सुख मेरे गले मिल पाया, मुझसे दूर ही तो हो गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, मतलब जिसके गाल सूर्य एक चमकते हुए थे, एक उनमें पीलापन था, सुंदर थे। अनुरागनी ऊषा लेती जिन सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीबन को उजेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरा एक सा स्वप्न था कि मुझे मेरा स्वप्न ही आलिंगन करते हुए आ रहा है, पर वो स्वप्न मुझसे दूर हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी की बात की है, जिसके सुंदर सुंदर गाल थे, लाल गाल थे, वो जिसकी गालों की सुंदर छाया थी, जहाँ प्रेम था, वो भी मुझसे दूर हो गई, बिछड़ गए। स्मृति पाथे बनी, अब मेरी यादें ही मेरा रास्ता बनी, यादों से ही मैं ये जीवन का राह पूर्ण कर रहा हूँ या काट रहा हूँ। थके पथिक, एक थके राहगीर की तरह केवल अपनी यादों में ही अपना जीवन गुजर कर रहा हूँ। सीबन की अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा को। कह रहा है कि क्या क्या मेरे मन की जो उधेड़ बुन है उसमें क्या क्या तुम खोल कर देखना चाहते हो। कवि की कामना सदैव अधूरी ही रह गई, सुख का आवाज देने वाले स्वप्न जागते ही विलीन हो गए, वैसे ही यथार्थ जीवन में भी सुख अधूरा ही रह गया। सुख मुस्कुराहट बिखेर कर पीछे हट गया। बेचारा कवि आलिंगन की कामना करते हुए अपनी बाहों को फैलाए ही रह गया। यहाँ कवि अपनी प्रेयसी का चित्रण कर रहा है, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि उसके अरुणिम रक्तिम गालों के समीप रहते हुए भी ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो अनुरागिनी, जैसे वो सुबह की लालिमा बिखेर रही हो। तो यहाँ उसने अपने, यहाँ पर क्या है, एक श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। जैसा कि बताया था कि जयशंकर जी ने श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, तो वियोग श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है क्योंकि प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किया है। उसकी स्मृतियां कचोटती हैं, थके हुए पथिक के लिए एक सहारा बनी हुई है, जिसमें वो अपना जीवन काट रहे हैं अपनी प्रियतमा अर्थात अपनी पत्नी की यादों में। आत्मकथा के लिए प्रेरित करने वाले लोगों से कभी पूछता है कि मेरे जीवन की गुदड़ी में सीवन को उधेड़ कर, अर्थात जो मेरी विस्मृत पीड़ाएं हैं उनको कुरेद कर यदि आप उसे खोलेंगे, पूछेंगे, खोदेंगे, तो आपको दर्द के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें दर्द ही छिपा हुआ है। तो यहाँ पर कवि अपनी सारी बातों को बता रहा है, हर बात को बता रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है दुख के अलावा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। वो कह रहा है मेरा छोटा सा जीवन, कहाँ जल्दी माता पिता चले गए, भाई चला गया, पत्नी चली गई, इस छोटे से जीवन की कौन सी कथा में लिख डालूं। ऐसा नहीं कर सकते मैं सिर्फ दूसरों की कथाएं पढूं और सुनूं, अपनी कोई आत्मकथा ना लिखूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो जो लोग उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, वो उनसे कह रहे हैं कवि कि क्यों सुनना चाहते हो, ऐसा ना हो कि मैं अपना कुछ ना लिखूं। क्या करोगे, मेरी भोली भाली आत्मकथा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ मैंने प्राप्त किया नहीं, सब कुछ मुझसे खोया खोया है। तो अभी मैं थका हुआ हूँ, मेरी सारी स्मृतियाँ थकी हुई हैं, वो शांत बैठना चाहती हैं। अभी वो समय नहीं आया है जब मैं अपनी मौन व्यथा को खोल दूं, जब मैं अपने मौन को खोलकर आत्मकथा लिखूं, तो अभी वो समय यहाँ पर मौजूद नहीं है, या वो अभी समय नहीं आया। कभी कहता है अपने सामान्य जीवन की बड़ी बड़ी गाथा मैं कैसे कहूँ, कैसे लिखूं। इससे तो यही उचित होगा कि उस अपनी गाथा को ना कहकर मौन रहकर केवल दूसरों की ही गाथा सुनो। आत्मकथा प्रेरित करने वाले अब आत्मीजनों से कहता है कि मेरी सरल भोली भाली साधारण कथा को सुनकर या जानकर कुछ प्रेरणा तुम्हें नहीं मिलने वाली है। अतः मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम करोगे भी तो क्या करोगे। मेरी पीड़ा किसी प्रकार से शांत है, जिसके बारे में लिखकर मैं उसे कुरेदना नहीं चाहता। सुप्त पीड़ा को जगाकर उसे जगाना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः आत्मकथा लिखने का उचित समय अभी नहीं है, और यदि मैं आत्मकथा लिखता भी हूँ तो इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इस जितने भी शब्द आए हैं इन 4 से 5 आपके अंतरों में, वो है मधुप अर्थात मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिया मतलब अंतहीन विस्तार, व्यंग मलिन अर्थात खराब ढंग से बुरे तरीके से निंदा करना, बुराई करना, गागर रीति ऐसा मन जिसमें कोई भी भाव नहीं छुपा है, प्रवंचना अर्थात धोखा, मुस्कियाकर अर्थात मुस्कुराकर,
और यहाँ पर आपके जो कठिन शब्द थे वो ज़्यादा नहीं आए हैं, ऐसे नहीं आए कि आप समझ ना पाओ। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर कवि ने अपनी कविता लिखी है, लेकिन कितना दर्द छिपा हुआ है। लोग कह रहे हैं हम आपके बारे में पढ़ना चाहते, लेकिन वो कह रहा है मेरा तो जीवन दुखों से भरा हुआ है, मैं केवल दूसरों की सुनना चाहता हूँ। मेरी जो व्यथाएं हैं वो सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता, मैं उन्हें कुरेदना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मुझे भी दुख ही प्राप्त होगा और जो लोग इसे पढ़ेंगे सुनेंगे उनको भी दुख ही प्राप्त होगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं उपहास का पात्र बनूं या फिर मैं आपको दुख का कारण बनने दूं, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो आत्मकथा ना लिखने के लिए उन्होंने जो पाठ का नाम दिया है या शीर्षक दिया वो कितना उचित दिया है, आत्मकथ्य। लेकिन वो लिखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही तुच्छ मान रहे हैं और जीवन में कुछ भी नहीं। वो कह रहे मेरा जीवन ऐसा है जैसे पतझड़ में पत्ते मुरझा कर गिर जाते हैं, मेरा जीवन भी पतझड़ से भरा हुआ है। तो आपने यहाँ पर पूरा पाठ समझा, कवि का परिचय समझा, उनकी भाषा शैली, उनकी रचना शैली, सब कुछ हमने देखा और इतना सुंदर उनका विवेचन हमने सुना और देखा। तो यहाँ पर पाठ अभी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि अगला वीडियो आपका आत्मकथा के अभ्यास होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि मित्रों के साथ जब हम पढ़ते हैं और ग्रुप में आपस में बात करते हैं तो स्टडी कुछ और ही होती है। तो आपस में मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला वीडियो अभ्यास का होगा। थैंक यू सो मच।